पुनर्जन्म लेकर जब मैं उस दिन वापस लौटा जिस दिन मैंने अपना पालतू अनुबंध किया था, तो मैंने देखा कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की लियू रुयान अपनी बाहों में एक सबसे निम्न स्तर की ब्लैक सोल बीस्ट को पकड़े हुए थी। उस पल मुझे समझ आ गया कि लियू रुयान भी पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में उसे खुश करने के लिए मैंने लाखों की कीमत वाला स्पिरिट लॉर्ड स्तर का आइस स्नो वुल्फ किंग उसे दे दिया था, लेकिन उसने उसे लेने के बाद मुझे एक सबसे घटिया ब्लैक सोल बीस्ट के साथ अनुबंध करने को कहा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही ब्लैक सोल बीस्ट मुझे सिर्फ 10 साल में महान शिया का नंबर 1 युद्ध देवता बना देगा। लेकिन जब मैं 9 दानव देवताओं से घिरा हुआ था, लियू रुयान ने मेरी मदद करने के बजाय मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने प्रिय के साथ रह सके। शायद भगवान भी यह अन्याय सह नहीं पाए और मुझे एक बार फिर से जीवन जीने का मौका दिया। लियू रुयान, क्या इस बार भी यही तुम्हारा चुनाव है? तो इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि इस पालतू के बढ़ने की कीमत क्या है। इस समय कई शिक्षक और छात्र भी लियू रुयान को देख रहे थे। क्या बात है, क्या लियू रुयान ब्लैक सोल बीस्ट से अनुबंध करने वाली है? ऐसा कचरा पालतू तो मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। कोई इसे क्यों चुनेगा? सब जानते थे कि लियू रुयान सबसे ज्यादा संभावनाओं वाली छात्रा थी, जो महान शिया के टॉप 5 पालतू अकादमियों में जा सकती थी। लेकिन किसी के रोकने से पहले ही उसने अपना हाथ ब्लैक सोल बीस्ट के माथे पर रखा और लाल रोशनी की चमक के साथ अनुबंध पूरा हो गया। उसने गहरी सांस ली और अनजाने में मेरी तरफ देखा। जैसा मैंने सोचा था, वह भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। इस बार महान शिया का सबसे ताकतवर युद्ध देवता मैं बनूंगा। मैंने उसकी नजरों को नजरअंदाज किया और अपना हाथ आइस स्नो वुल्फ किंग के सिर पर रखकर अनुबंध कर लिया। इस बार हम सबकी रक्षा करेंगे। छोटे भेड़िए ने जैसे कुछ महसूस किया और एक आवाज निकाली, लेकिन उसी आवाज से लियू रुयान की ब्लैक सोल बीस्ट डर के मारे पेशाब कर बैठी। कमाल है, लियू रुयान गुस्से से उसे फेंकना चाहती थी और जल्दी जल्दी खुद को साफ करने लगी। फिर वह अपने प्रिय बी युनताओ की ओर मुड़ी। युनताओ भाई, क्या अभी खाली ने तुम्हें मारा था? बी युनताओ ने अपना चेहरा पकड़ते हुए कहा। रुयान, तुम जानती हो खाली हमेशा हमें नीचा समझता है। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, लेकिन कोई बात नहीं। यह सुनकर लियू रुयान का दिल भर आया और वह उसे लेकर मेरी तरफ आई। खाली, तुरंत युनताओ भाई से माफी मांगो। यह देखकर पास खड़े शिक्षक घबरा गए। मैं उस समय आइस स्नो वुल्फ किंग के साथ अनुबंध कर रहा था और अगर यह प्रक्रिया बीच में टूट जाती तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। एक लंबी महिला शिक्षक श्याओ छिंग्युए तुरंत मेरे सामने आ खड़ी हुई। लियू रुयान, रुक जाओ। लेकिन लियू रुयान नहीं मानी। हटो, आज मैं इस खाली को घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाऊंगी। जैसे ही श्याओ छिंग्युए उसे रोकने वाली थी, मेरे माथे के बीच अचानक एक सुनहरा चिन्ह प्रकट हुआ और मेरा शरीर 5 रंगों की रोशनी में घिरकर हवा में उठने लगा। टैलेंट म्यूटेशन, यह पालतू मास्टर का टैलेंट म्यूटेशन है। छात्र हैरान रह गए। श्याओ छिंग्युए ने समझाया, जब पालतू मास्टर और पालतू पूरी तरह मेल खाते हैं तो दोनों एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। मतलब खाली का टैलेंट अब एस लेवल हो गया। पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। धीरे धीरे मेरा चिन्ह त्वचा में समा गया। एस लेवल टैलेंट बुरा नहीं है। मेरे दिमाग में एक नई जानकारी आई। एस लेवल टैलेंट तानाशाह निगलना। यह दुनिया की हर चीज को निगल सकता है और उसकी विशेषता प्राप्त कर सकता है। मतलब जो खाओ वही ताकत बन जाए। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। तभी एक व्यंग्य भरी आवाज आई, सिर्फ एस लेवल टैलेंट ही तो है, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? सबने देखा लियू रुयान खड़ी थी। खाली, भले ही तुम्हारा टैलेंट एस लेवल हो गया हो, लेकिन यह भेड़िया आधे साल में पागल हो जाएगा। श्याओ छिंग्युए ने जांच की और गंभीर हो गई। कुछ छात्रों ने मजाक उड़ाया। अब समझ आया क्यों लियू रुयान ने इसे नहीं चुना। ये तो बिल्कुल बेवकूफ जोड़ी है। लियू रुयान मुस्कुराई। अगर तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांगो तो मैं शायद इसे ठीक कर दूं। मैं हंस पड़ा। तुम सपना देख रही हो? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। तुम चाहती हो मैं माफी मांगू? तुम इसके लायक नहीं हो। लियू रुयान गुस्से से कांप उठी। तभी भी युनताओ बोला, खाली, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन रुयान को क्यों अपमानित कर रहे हो? कुछ भी? मैंने सीधे उसे 2 थप्पड़ मार दिए। तुम पागल हो गए हो? तुमने युनताओ भाई को कैसे मारा? अगर तुम हमें इतना नीचा समझते हो तो 1 महीने बाद होने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के चयन में क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखती हो? ठीक है, कैसे मुकाबला? मुझे जवाब देते देख लियू रुयान तुरंत आत्मविश्वास से मुस्कुराने लगी। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें इस भेड़िए के बच्चे को सुधारने का तरीका बता दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें सबके सामने हमारे आगे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। इतना ही नहीं, जो हारेगा उसे अपने पालतू अनुबंध को खुद तोड़ना होगा और जीवन भर पालतू से जुड़ी किसी भी चीज को छू नहीं सकेगा। ये सुनते ही सभी ने एक साथ ठंडी सांस ली। अपने अनुबंध को खुद तोड़ना, यह किसी के लिए भी अपने भविष्य को खत्म करने जैसा था। उसके आत्मविश्वास को देखकर मैंने उसे यह मौका देने का फैसला किया। वैसे भी अगर मैं अभी लियू रुयान को खत्म करना चाहूँ तो यह चींटी को कुचलने जितना आसान है, लेकिन ऐसा करना बहुत आसान होता। यह सजा उसके लिए कम होती। ठीक है, यह शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे हामी भरते ही बी युनताओ असंतुष्ट हो गया। खाली, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है कि रुयान तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगी, फिर भी तुमने शर्त मान ली। तुम तो जानबूझकर उसे बर्बाद करना चाहते हो। यह सुनकर लगभग सभी लोग लियू रुयान के लिए सहानुभूति महसूस करने लगे। इतना बड़ा अंतर है ताकत में। कोई भी हो, जीत जाएगा। खाली बहुत निर्दयी है। क्या यह वही है, प्यार न मिलने पर उसे बर्बाद करना? लेकिन ये बातें लियू रुयान के लिए बेहद चुभने वाली थी। फिर वही घटिया दया। क्या सबको लगता है कि मैं लियू रुयान हमेशा दूसरों से कम रहूंगी? जब आसपास की आवाजें थोड़ी शांत हुई तब मैंने धीरे से कहा, दोस्तों, ये शर्त मैंने शुरू नहीं की थी, है ना? खाली, मैं सबको साबित करूंगी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। लियू रुयान की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी, जैसे जीत पहले से तय हो। उसने ब्लैक सोल बीस्ट को कसकर पकड़ा और मन ही मन उसकी ट्रेनिंग की योजना बनाने लगी। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, मैंने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। वह हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैंने शांत स्वर में कहा, जो चीज मेरी है अब उसे वापस कर दो। मेरी नजर उसके हाथ में पहने कंगन पर थी। बी युनताओ तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कंगन लाखों का सोल आर्टिफैक्ट है। इसमें पालतू के लिए स्पेस है और यह उसकी वृद्धि को 10% बढ़ाता है। लियू रुयान ने उसका हाथ हटाया और कंगन मुझे वापस दे दिया। तुम्हारी चीज मुझे नहीं चाहिए। चलो। वह बी युनताओ को लेकर
लेकर जाने लगी। रुको, अभी और भी है। खाली, मुझे पता है यह सब सिर्फ मेरा ध्यान खींचने का तरीका है, लेकिन यह उम्मीद छोड़ दो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। सबके अलग अलग भावों के बीच मैंने बस कुछ शब्द कहे। लियू रोयान, तुम्हें लगता है तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितने का है? ये सुनकर लियू रोयान गुस्से से पागल हो गई। उसने तुरंत अपना महंगा बैग उठाया और मेरे सामने सारा सामान बाहर निकाल दिया। लो, सब वापस। जल्दी ही तरह तरह की चीजें जमीन पर बिखर गईं। महंगे पालतू उपकरण से लेकर छोटी छोटी चीजें तक, यहाँ तक कि सैनिटरी पैड भी। मैं उन महंगे उपहारों के ढेर को पार करते हुए बोला, ये सब गंदा हो गया है, कोई इसे फेंक दो। खाली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो। लियू रोयान गुस्से में बी युनताओ को लेकर चली गई। मैं मन ही मन हंस पड़ा। फिर मैंने पालतू कंगन पहनकर उसे सक्रिय किया। चलो, इसका असर देखता हूँ। मैंने अपनी थोड़ी सी आत्मिक शक्ति उसमें डाली और तुरंत छोटे भेड़िए की जानकारी मेरे सामने आ गई। पालतू आइस स्नो वुल्फ किंग, स्थिति युवा, ब्लड लाइन, स्पिरिट लॉर्ड स्तर, तत्व पशु प्लस बर्फ, लेवल बैटल अप्रेंटिस 1 स्टार, टैलेंट स्किल वुल्फ किंग दबाव स्पर्श, लड़ाई की शक्ति बढ़ाता है, साधारण स्किल काटना। तभी कार में बैठे एक मध्यम उम्र के आदमी ने कहा, खाली, सुना है आज तुमने पालतू अनुबंध किया, तुम्हारा पालतू कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? अगर तुमने कोई बेकार पालतू लिया है तो भी कोई बात नहीं, बाद में यूनताओ ताकतवर बनेगा तो तुम उसके साथ रह लेना। वह मेरा घर का ड्राइवर था, बी यूनियाओ और बी यूनताओ का पिता। मैंने उसे नजरअंदाज किया और पीछे की सीट पर बैठ गया। गाड़ी चलाओ। बी यूनियाओ हिचकिचाया। रोयान मैडम और यूनताओ साहब अभी नहीं आए, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। खाली, क्या तुम रोयान से झगड़ पड़े? देखो, वे दोनों बहुत समझदार बच्चे हैं, तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। मैंने धैर्य रखते हुए दोबारा कहा। मैंने कहा, गाड़ी चलाओ, लेकिन वह नहीं माना और लगातार बोलता रहा। तुम भी ना, बिल्कुल ना समझ हो। मैं कहता हूँ यूनताओ के साथ अच्छा व्यवहार करो, नहीं तो जब वह सफल होगा तब पछताओगे। उसकी बकवास सुनकर मैं तंग आ गया। बी यूनियाओ, तुम सिर्फ मेरे घर के ड्राइवर हो, मेरे सामने आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसे बाहर खींच लिया। आज से तुम नौकरी से निकाले गए। और फिर मैं गाड़ी लेकर चला गया। नौकरी जाने की बात सुनकर बी यूनियाओ रोने लगा। सब खत्म हो गया। उसी समय लियू रोयान और बी युनताओ स्कूल से बाहर आए। बी युनताओ ने उसे जमीन पर रोते देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसने अपने साथियों को जल्दी से भेज दिया। आज रात युंडिंग त्यानगोंग में मिलते हैं, मैं टेबल बुक कर दूंगा। वह अपनी अमीर छवि खराब नहीं करना चाहता था। सबके जाने के बाद वह दौड़कर बी यूनियाओ के पास आया। क्या हुआ? युनताओ, तुम आ गए। खाली ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बी यूनियाओ रोते रोते मेरी बुराई करने लगा। बी युनताओ का चेहरा गुस्से से भर गया। खाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी लियू रोयान भी आ गई। फिर वही हरकत। बी यूनियाओ उसे देखकर जैसे बच गया। रोयान, मेरी मदद करो, अगर यह नौकरी गई तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। बी युनताओ भी बोला। रोयान, आप देखिए, चिंता मत करो अंकल, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं खाली से उसके किए की कीमत वसूल करूंगी। दूसरी तरफ जैसे ही मैं घर पहुंचा, अंदर से दादाजी की गुस्से भरी आवाज आई। बेटी, भले ही यह शादी हमने तय की थी, लेकिन वह लड़का अब बिल्कुल बिगड़ गया है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो इसे खत्म कर दो, वह मेरे लायक नहीं है। उसी समय घर के अंदर जी श्यामो ने दरवाजे पर खड़े मुझे देखा। ओहो, छोटा सा प्यारा कुत्ता वापस आ गया। यह सुनकर मेरे होंठ अनायास ही हिल गए। यह बात ज्यादा आक्रामक नहीं थी, लेकिन अपमान बहुत गहरा था। उसके उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं पुरानी यादों में खो गया। पिछले जन्म में उसे होंगलुआन युद्ध देवी के नाम से जाना जाता था और वह महान शिया की एकमात्र महिला युद्ध देवी थी। मैं हमेशा जानता था कि मेरे और जी श्यामो के बीच एक विवाह का रिश्ता तय था, लेकिन पिछले जन्म में हम सिर्फ कुछ ही बार मिले थे। लेकिन जब मैं गंभीर रूप से घायल होकर मरने वाला था, वह लाल कपड़े पहनकर आसमान से उतर कर आई थी। खाली, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उसके बाद जीवन मरण का संघर्ष और दिल तोड़ देने वाली रोने की आवाजें आईं और फिर मुझे कुछ याद नहीं। तभी दादाजी ने मुझे देखा और उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैं तुरंत उनके पास भागा और उन्हें गले लगा लिया। दादाजी, आपको फिर से देखना बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दादाजी ने मुझे सोफे पर दबा दिया और 7 वुल्फ बेल्ट निकालकर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तू बदमाश, तुझे घर वापस आना भी आता है? यह देखकर जी श्यामो तुरंत बीच में आ गई। जियांग दादाजी, आप शांत हो जाइए। बेटी, तुम्हें डर तो नहीं लगा? नहीं, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। दादाजी, मुझसे गलती हो गई, सच में हो गई। यहाँ मेहमान भी हैं। मैं जानबूझकर पूछ बैठा, ये कौन है? दादाजी ने मुझे घूरा। कौन मेहमान? इन्हें दीदी कहो, तुम्हारा और इनका रिश्ता तय है। देखो जी श्यामो को पिछले साल ही वह 5 बड़े उच्च पालतू संस्थानों में से एक झूंचवे अकादमी में दाखिला ले चुकी है। इतनी कम उम्र में ही वह गोल्ड लेवल पालतू मास्टर बन गई है। और तुमको देखो, दिन भर सिर्फ परेशानी देते हो और ऊपर से किसी के पीछे घूमते रहते हो। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। दादाजी, मैं कोई चापलूस नहीं हूँ और आपको कैसे पता कि मैं 5 बड़े संस्थानों में नहीं जा सकता? दादाजी फिर से गुस्सा होने वाले थे कि जी श्यामो ने तुरंत बात संभाली। लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है छोटे भाई। फिर वह मेरे सामने आई और अपनी कलाई उठाई। 5 बड़े संस्थानों में जाना सिर्फ बातों से नहीं होता। मेरा यह फायर क्लाउड स्पैरो स्पिरिट लॉर्ड ब्लड लाइन का है। तो तुम्हारा पालतू कहाँ है? उसने शरारती अंदाज में आंख मारी, जैसे मुझे चुनौती दे रही हो। मैं मुस्कुराया। मेरा छोटा भेड़िया भी कम नहीं है। आओ। एक आऊ की आवाज के साथ छोटा भेड़िया जमीन पर कूदकर चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा हो गया। जी श्यामो एक पल के लिए चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैंने आइस स्नो वुल्फ किंग के साथ अनुबंध किया होगा। उसने तुरंत दादाजी की ओर देखा। क्या यह भेड़िया किसी और को नहीं दे दिया गया था? उन दोनों की हैरानी भरी नजरों के सामने मैंने अपने माथे का सुनहरा चिन्ह फिर से दिखाया। जी श्यामो स्तब्ध रह गई। एस लेवल टैलेंट, यहाँ तक कि अनुभवी दादाजी भी हैरान रह गए। जीनियस, मुझे पता था, तू जरूर जीनियस है। पूर्वजों का आशीर्वाद है। हमारा जियांग परिवार अब एक महान व्यक्ति पैदा करेगा। मैं शरारती अंदाज में जी श्यामो के पास गया और बोला, मेरा पालतू, मेरा टैलेंट बस ठीक ठाक ही है ना? मेरे इस अंदाज को देखकर जी श्यामो भी मुस्कुरा पड़ी। तुम्हारा टैलेंट कुछ खास लग रहा है। उसकी आवाज में पहले कभी न देखी गई हैरानी थी। क्या तुम इसे इस्तेमाल करके दिखा सकते हो? मैंने कंधे उचकाए और तुरंत सिर हिला दिया। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरा छोटा भेड़िया इस्तेमाल कर सके। सामग्री तो कुछ भी चल जाएगा। जी श्यामो ने सिर हिलाया। मेरे पास बर्फ तत्व से जुड़ी सामग्री
नहीं है। उसका फायर क्लाउड स्पैरो आग तत्व का पालतू था जो छोटे भेड़िए से बिल्कुल अलग था। मेरे पास है। दादाजी मुस्कुराए और एक स्पेस रिंग मुझे थमा दी। इसके बाद मेरे माथे का निशान फिर से चमक उठा। तो चलो इस एस लेवल टैलेंट की ताकत देखते हैं। मैंने छोटे भेड़िए के अभ्यास के लिए एक आइस क्रिस्टल निकाला। उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। मेरे टैलेंट के प्रभाव में वह आइस क्रिस्टल आंखों के सामने ही तेजी से पिघलने लगा और शुद्ध ऊर्जा में बदलकर छोटे भेड़िए के शरीर में समा गया। करीब आधे घंटे में उस क्रिस्टल की सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वह सिर्फ पानी बनकर रह गया। क्या जबरदस्त निगलने की शक्ति है। पूरा दृश्य देखकर जी श्यामो ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। हालांकि यह आइस क्रिस्टल बहुत आम सामग्री थी, लेकिन किसी भी पालतू को इसे पूरी तरह अवशोषित करने में कम से कम 3-4 घंटे लगते थे, चाहे वह छोटे भेड़िए जैसा स्पिरिट लॉर्ड स्तर का ही क्यों ना हो। तुम्हारा यह टैलेंट आखिर है क्या? तानाशाह निगलना। मैं खुद भी हैरान था। इस टैलेंट का असर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। दादाजी, मैं ट्रेनिंग हॉल जा रहा हूँ। मैंने बिना देर किए छोटे भेड़िए को उठाया और हवेली के पीछे बने ट्रेनिंग हॉल की ओर दौड़ पड़ा। अभी थोड़ी ही देर में मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरी शारीरिक क्षमता और आत्मिक शक्ति दोनों बढ़ गई है। जी श्यामो मुझे जाते हुए देखती रही और सोच में पड़ गई। क्या वह अभी भी पहले जैसा ही है? क्या वह सच में किसी के पीछे भागने वाला इंसान है? ट्रेनिंग हॉल पूरी तरह खाली था। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी जा चुके थे। यह मेरे लिए बिल्कुल सही था। कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। मैंने एक जगह बैठकर स्पेस रिंग से सारी सामग्री निकाली। करीब 500-600 आइस क्रिस्टल थे। सब कुछ तैयार करने के बाद मैंने ध्यान लगाकर तानाशाह निगलना टैलेंट को सक्रिय किया और छोटे भेड़िए की ट्रेनिंग शुरू की। समय धीरे धीरे बीतता गया। छोटे भेड़िए की ताकत भी बढ़ती गई। बैटल अप्रेंटिस 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। पूरी रात बीत गई। 10 से ज्यादा आइस क्रिस्टल की ऊर्जा अवशोषित करने के बाद उसकी ताकत बैटल अप्रेंटिस 3 स्टार पर स्थिर हो गई। उसका शरीर भी थोड़ा बड़ा हो गया और वह पहले से ज्यादा शानदार दिखने लगा। मेरी खुद की ताकत भी ब्लैक आयरन 3 स्टार तक पहुंच गई। यह तो अच्छा है कि मैं अभी जवान हूँ, नहीं तो इतनी कठिन ट्रेनिंग कोई भी सह नहीं सकता। पूरी रात जागने के कारण मैं थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अब असली लड़ाई की ट्रेनिंग भी शुरू करनी चाहिए। चलो स्कूल चलते हैं। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, बी यूनिताओ तुरंत खड़ा हो गया। खाली, तुमने ऐसा क्यों किया? उसे डर था कि उसके पिता की नौकरी जाने से उसकी अमीर छवि टूट जाएगी। सुबह सुबह वह कार किराए पर लेने गया था, लेकिन जब उसने अपनी ब्लैक कार्ड से भुगतान करना चाहा तो कार्ड काम ही नहीं कर रहा था। इससे वह गुस्से से पागल हो गया, लेकिन वह मामला बड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए धीरे से बोला, तुमने मेरा कार्ड क्यों बंद कर दिया? मैं हंसा। ओह, तो वह चीज तुम्हारे पास थी, लेकिन मैं उसे बंद करूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? खाली, तुम। तभी लियू रुयान भी बोल पड़ी। खाली, मैंने तुम्हें हमेशा सही ही समझा था। तुम हमेशा इतने ही स्वार्थी और घटिया रहे हो। मैं मुस्कुराया। अरे लियू रुयान, तुम खुद को क्या समझती हो? वह गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि क्लास की घंटी बज गई। श्याओ छिंग्युए तेजी से क्लास में आई। क्लास मॉनिटर, हाजिरी लगाओ। 5 मिनट बाद सभी मैदान में इकट्ठा हो। लियू रुयान मजबूरी में बैठ गई, लेकिन जाते जाते मुझे घूरती रही। 5 मिनट बाद पूरी कक्षा मैदान में इकट्ठा हो गई। श्याओ छिंग्युए सामने खड़ी होकर बोली, एक रात के बाद उम्मीद है कि तुम सबने अपने पालतुओं के साथ अच्छा तालमेल बना लिया होगा। अब हर कोई अपना प्रतिद्वंदी चुने और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करे। मैं तुम्हें धीरे धीरे लड़ाई की तकनीक भी सिखाऊंगी। सब समझ गए? जी। छात्रों की ऊर्जा देखकर वह संतुष्ट होकर बोली, डिसमिस। जैसे ही उसने कहा, छात्र अपने अपने पालतुओं के साथ अभ्यास करने लगे। जल्द ही सब छोटे छोटे समूहों में बंट गए और लड़ाई शुरू कर दी। अजीब बात यह थी कि कोई भी मेरे पास नहीं आया। मुझे कारण पता था, यह सब बी युनताओ की करतूत थी। क्या यह बुलियिंग है? मैं हंस पड़ा। मैं अकेले मैदान के किनारे बैठ गया और छोटे भेड़िए को बाहर निकाला। धूप में उसके पंजे चमक रहे थे जैसे बर्फ पर सूरज की रोशनी पड़ती है। इतनी बर्फ ऊर्जा लेने के बाद क्या इसकी वंशानुगत शक्ति जागने वाली है? मैंने सोचा। उच्च रक्त रेखा वाले पालतुओं में खास शक्तियां छिपी होती हैं। मैंने एक लकड़ी के ट्रेनिंग डमी की ओर इशारा किया। छोटे भेड़िए, हमला करो, आओ। वह गरजा और तेजी से डमी को पंजों से खरोंचने लगा। तभी श्याओ छिंग्युए मेरे पास आई। लगता है तुम्हारा और छोटे भेड़िए का तालमेल अच्छा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैडम, वह अभी बच्चा है, बहुत सीधा है। वह हल्का मुस्कुराई। तुम भी तो बच्चे ही हो, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बाकी छात्रों के साथ अभ्यास क्यों नहीं करते? मैंने बस मुस्कुरा दिया। मुझे इस तरह की साधारण लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह थोड़ा गंभीर होकर बोली, मैंने तुम्हारे मामले के बारे में जांच की है। ये काफी खास है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने शिक्षक से तुम्हारी मदद के लिए कह सकती हूँ। मैंने ईमानदारी से कहा, मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे महसूस हो रहा था कि वह सच में मेरी मदद करना चाहती है। तभी मैदान में एक जोरदार आवाज गूंजी। तभी छात्रों की लगातार तारीफों की आवाज गूंज उठी। वाह, जैसा कि उम्मीद थी, बी साहब कमाल हैं। सच में बहुत ताकतवर हैं। बी साहब के हाथ में तो सिर्फ एक एलीट ब्लड लाइन का ब्राउन पाम बियर भी 10 का मुकाबला कर सकता है। इन सब तारीफों के बीच बी यूनिताओ का घमंड आसमान छूने लगा। लियू रुयान एक तरफ खड़ी थी, मुस्कुराते हुए उसका उत्साह बढ़ा रही थी। दोनों ने एक साथ मेरी ओर देखा। कार्ड बंद कर दिया तो क्या हुआ? सब लोग तो अब भी मेरे ही आसपास घूमते हैं। यही है वो आदमी जिसे मैंने पसंद किया है। तुम कर सकते हो ऐसा? बेकार इंसान। मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और छोटे भेड़िए की ट्रेनिंग देखता रहा। क्रैक! लकड़ी का खंभा अचानक टूटकर गिर गया। उसके नीचे कुछ बर्फ के कण भी बिखरे हुए थे। उसी समय छोटे भेड़िए के स्किल में बदलाव आया। आइस क्लॉ, आइस स्नो वुल्फ किंग की रक्त रेखा में छिपी शक्ति। हमले के समय बर्फ तत्व का नुकसान जोड़ता है और दुश्मन को फ्रीज कर सकता है। इतनी जल्दी ब्लड लाइन पावर जाग गई? मैं हैरान रह गया। छोटे भेड़िए की ऊर्जा देखकर मेरे मन में एक विचार आया। मैडम, मुझे लगता है कि मुझे अपने सहपाठियों के साथ थोड़ा और घुलना मिलना चाहिए।
चाहिए। शाओ छिंगयुए के हैरान चेहरे के बीच मैं छोटे भेड़िए के साथ धीरे धीरे बी युनताओ के सामने पहुंचा। मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। खाली तुम यहाँ क्यों आए? मेरे अचानक आने से सब हैरान हो गए। मैंने कहा ना खेलने आया हूँ। क्या हुआ? इतने बड़े भी साहब मुझसे डर गए? बकवास, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? यह कहते ही उसे पछतावा हुआ। आखिर मेरा पालतू स्पिरिट लॉर्ड लेवल का था और उसका सिर्फ एलीट ब्लड लाइन का। अरे हम सब सहपाठी हैं, डरने की क्या बात है? वह बात संभालने लगा। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बकवास बंद करो। मैंने उसकी बात काट दी। छोटे भेड़िए। छोटा भेड़िया तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ गया। खाली तुम क्या करने वाले हो? क्या करूंगा? तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक जोरदार थप्पड़। अब बी युनताओ डर के मारे कांपने लगा। अटैक। मैंने हाथ हिलाया और छोटा भेड़िया बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। रोक उसे, जल्दी रोक। घबराहट में उसने अपने भालू को आदेश दिया, लेकिन ब्लड लाइन के दबाव में भालू डर गया। अगले ही पल भालू हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर सबने एक साथ घूंट भरा। टप्पा। एक जोरदार आवाज गूंजी। सबने देखा बी युनताओ के चेहरे पर एक और थप्पड़ पड़ा था। अब उसके दोनों गाल बराबर सूज चुके थे। ऊन क्या स्तर है तुम्हारा? मेरे सामने अकड़ दिखाने चले थे? याद रखना, आगे से मेरे सामने पूंछ दबाकर रहना। मैं संतुष्ट होकर छोटे भेड़िए के साथ लौटने लगा। तभी एक तेज रोने की आवाज गूंजी। मैडम देखिए इसे। इस बार बी युनताओ सीधे शाओ छिंगयुए के पास शिकायत करने गया। मैंने पीछे मुड़कर कहा, अभी तक दूध नहीं छूटा क्या? शाओ छिंगयुए गुस्से में मेरे पास आई। खाली इधर आओ। वह मुझे मैदान के किनारे ले गई। बैटल अप्रेंटिस 3 स्टार, तुम काफी तेज हो। तुम्हारे भेड़िए के हमले में बर्फ तत्व भी जुड़ा हुआ है। हाँ, आइस क्लॉ ब्लड लाइन पावर है जिससे फ्रीज इफेक्ट आता है। हम सच में खास है। अचानक उसका चेहरा बदल गया। रुको, फ्रीज इफेक्ट? तभी बी युनताओ की रोने की आवाज आई। मेरा भालू मर जाएगा। शाओ छिंगयुए तुरंत उसकी ओर भागी। भालू जमीन पर पड़ा था, हिल नहीं रहा था। बी युनताओ उसके पास बैठकर रो रहा था। जांच के बाद शाओ छिंगयुए ने राहत की सांस ली। बस हल्की फ्रीज चोट है, सब लोग पीछे हटो। सबको हटाकर उसने दोनों हाथ जोड़कर एक जटिल चिन्ह बनाया। हरे रंग की ऊर्जा चमकने लगी। उसकी हीलिंग स्किल से भालू के शरीर से ठंड धीरे धीरे खत्म होने लगी। मैं पीछे खड़ा होकर हैरानी से देख रहा था। हीलिंग सोल स्किल, ऐसी स्किल बहुत कम होती है। सामान्यतः सिर्फ सिल्वर लेवल पालतू मास्टर ही सोल स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं और हीलिंग स्किल तो उससे भी कठिन होती है। कुछ देर बाद भालू ने आवाज निकाली और उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी छोटे भेड़िए की एक हल्की दहाड़ सुनाई दी। भालू फिर से डर के मारे गिर पड़ा। शाओ छिंगयुए ने मेरी ओर देखा। छोटा भेड़िया गर्व से खड़ा था। मैडम देखिए, ये बहुत ज्यादा कर रहा है। बी युनताओ गुस्से से बोला। शाओ छिंगयुए परेशान हो गई। कुछ देर सोचकर उसने मुझे डांटा। छात्रों को आपस में शांति से रहना चाहिए। तुम ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ऐसा करो, तुम्हारी कोई मांग है तो बताओ। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मुझे यकीन है खाली मना नहीं करेगा। मैं मना करता हूँ। मैं हंस पड़ा। मैडम ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा। मैंने उसे आश्वासन दिया। बी युनताओ फिर से रोने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने तुम्हें ही मारा है, क्या कर लोगे? बी युनताओ अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो क्या तुम भूल गए क्या? मैंने कहा था मेरे सामने पूंछ दबाकर रहना। या फिर क्या तुम चाहोगे कि मैं सबको बताऊं कि कल मैंने एक ड्राइवर को नौकरी से निकाला? यह सुनते ही बी युनताओ का चेहरा सफेद पड़ गया। टुकड़ा बड़े बड़े ठंडे पसीने की बूंदें निकलने लगी, जैसे उसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। बी युनताओ ने सिर झुका लिया और धीमे से नरमी दिखाते हुए बोला, तो इसे ऐसे ही मान लेते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। शाओ टीचर आप देखिए, बिल्कुल सही तरीके से हल हो गया। शाओ छिंगयुए को ऐसा लगा जैसे एक कौवा उसके सिर के ऊपर से उड़ गया हो और एक काली लकीर छोड़ गया हो। यह छोटा सा घटनाक्रम खत्म होते ही छात्र फिर से अपने अपने समूह बनाकर साधारण वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण करने लगे। मैं मैदान के किनारे वापस आ गया, लेकिन अनजाने में ही मेरी भौहें सिकुड़ गईं। तर्क के अनुसार लियू रुयान इतनी चुप नहीं रहनी चाहिए थी। इस बार शुरुआत से लेकर अंत तक लियू रुयान असामान्य रूप से शांत रही, यहाँ तक कि उसने ब्यूनताओं के लिए भी आवाज नहीं उठाई। और लियू रुयान की तरफ जब पाम भालू हार गया, तब से वह लगातार उसके घावों का निरीक्षण कर रही थी। कमबख्त, इस हरामी ने सिर्फ एक रात में ही उस बेवकूफ भेड़िए को युद्ध स्तर 3 तक पहुंचा दिया और वह बर्फीला पंजा भी सीख गया। लियू रुयान ने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। पिछले जन्म में छोटा भेड़िया उसका ही पालतू जीव था, इसलिए वह उसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानती थी। बर्फीला पंजा इस्तेमाल करने का मतलब था कि भेड़िए की रक्त रेखा शक्ति पहले ही सक्रिय हो चुकी है। इस तरह की विकास गति पूरी तरह उसकी उम्मीदों से बाहर थी। जानना चाहिए कि अभी तक उसका ब्लैक सोल बीस्ट अभी भी युद्ध स्तर 1 पर ही है। वह हरामी जियांग परिवार के सहारे है और उसके पास जितने संसाधन हैं, उनकी तुलना मैं नहीं कर सकती। नहीं, यह जानबूझकर सबको सुनाने के लिए कहा गया था। जंगल में मैंने सुना है कि जंगल में खून के प्यासे दैत्य होते हैं और वहाँ बहुत असुरक्षा होती है। अक्सर लोग मर जाते हैं। क्लास मॉनिटर लियू को क्या हो गया है? अचानक जंगल जाने की बात क्यों कर रही है? क्या यह ठीक नहीं है? लियू रुयान के इस प्रस्ताव पर बहुत से लोगों ने असहमति जताई। मैं तुरंत समझ गया लियू रुयान की चाल क्या है। वह जंगल में जाकर वह चीज हासिल करना चाहती है ताकि मेरी प्रगति को पकड़ सके। पिछले जन्म में जंगल के ज्यून पर्वत क्षेत्र में एक विशेष सामग्री थी, मिंगलोंग श्यान पत्थर, जो पालतू जीवों के स्तर को तेजी से बढ़ा सकता है। उस समय ब्यूनताओ ने लियू रुयान के जन्मदिन का बहाना बनाकर मुझे धोखा दिया था कि मैं खुद जाकर उस पहाड़ से खास ज्यून खनिज लाकर दूं ताकि लियू रुयान के लिए दिल के आकार का उपहार बना सकूं। पता नहीं क्या हुआ था। वहां पास में एक एलीट स्तर का दैत्य पहरा दे रहा था। अगर मैं तेजी से नहीं भागता तो उसी बार मर जाता। लियू रुयान ने शाओ छिंगयुए को देखा और जैसे ही वह मना करने वाली थी, शाओ टीचर आपको जल्दी से मना करने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरी जानकारी के अनुसार
अनुसार बेस के बाहर ज्यून पर्वत में एक स्वर्ण पत्थर की खदान मिली है जहां सेना के लोग तैनात हैं। जब तक हम अंदर गहराई में नहीं जाएंगे तब तक कोई खतरा नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां आसपास पालतू जीवों को विकसित करने के लिए बहुत सारी सामग्री मिलती है। हम बस थोड़ी सी भी इकट्ठा कर लें तो पालतू जीवों को विकसित करने का काफी खर्च बचा सकते हैं। आखिरी वाक्य ने सभी लोगों का विचार बदल दिया।